सोचिए हम किसी शांत बड़ी सी इमारत में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं या शायद बस कॉफी पी रहे हैं और एकदम से बहुत तेज आवाज में एक सायरन बजने लगता है। हाँ, वो फायर अलार्म की कान फोड़ देने वाली आवाज। बिल्कुल, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, ध्यान पूरी तरह से उस आवाज पर चला जाता है। लेकिन क्या उस अलार्म की आवाज से हम जलने लगते हैं? मतलब क्या वो सायरन खुद एक आग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, हम सभी को पता होता है कि सायरन सिर्फ एक चेतावनी है, एक सिग्नल है। वो हमें बता रहा है कि कुछ ऐसा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मतलब ये एकदम सही एनालॉजी है। वो अलार्म सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उसका काम हमें सचेत करना है ताकि हम सही कदम उठा सकें। लेकिन जब बात हमारे खुद के दिमाग की आती है और वो अलार्म डर का होता है, तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। बहुत बदल जाते हैं। हम उस अलार्म को, सिग्नल को ही सबसे बड़ा खतरा मान बैठते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। हमारे पास जो आज नोट्स और आर्टिकल्स हैं, उनका विषय है डर को कैसे हराएं और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, तो हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे कोई भी अपने अंदर के इसी डर के मैकेनिज्म को समझकर उसे अपनी कमजोरी के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। बिल्कुल। और ये समझना आज के समय में इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर नई चीज, हर बदलाव एक डर पैदा करता है। डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ भागना चाहिए या जिसे महसूस करने पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। सही कहा। बल्कि ये एक टूल है, एक औजार है जिसे अगर सही से डिकोड कर लिया जाए तो वो विकास का, ग्रो करने का रास्ता खोल देता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बचपन से ही ना कहानियों में, फिल्मों में या हमारे आसपास के माहौल में हमेशा यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि डर एक विलन है। हाँ, एक दुश्मन है। एग्जैक्टली, एक दुश्मन है जिसे हर हाल में हराना है। मतलब वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, या डर को महसूस करना मतलब आप कमजोर हैं। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। सच में? हाँ, डर कोई दुश्मन नहीं है, ये महज एक सिग्नल है, एक संकेत। इवोल्यूशन यानी विकासवाद के नजरिए से देखें तो हजारों साल पहले इसी डर ने हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से बचाया था। सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। आज हमारे आसपास शेर या चीते तो नहीं है, लेकिन दिमाग की वायरिंग वही है। आज ये हमें बताता है कि जो चीज़ हमारे सामने है या जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वाह! ये असल में परवाह करने का एक बहुत ही आदिम और अजीब सा रूप है। ये बहुत ही नया नजरिया है, लेकिन अगर डर सिर्फ एक सिग्नल है तो फिर ये हमें आगे बढ़ने से क्यों रोक देता है? मतलब एक सिग्नल तो रास्ता दिखाने के लिए होता है, फिर वो रास्ते की एक विशाल दीवार कैसे बन जाता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपना मनचाहा काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अंदर से एक अजीब सी घबराहट रोक रही होती है। इसका जवाब दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके में छिपा है। हमारा दिमाग हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी खुशी या हमारी सफलता नहीं है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है हमें जिंदा रखना और सुरक्षित रखना। अच्छा। तो जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो दिमाग उस अज्ञात चीज को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक ऐसा बॉडीगार्ड जो आपको दुनिया की हर खरोच से बचाने के लिए एक सुरक्षित कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। एग्जैक्टली। अंदर हम पूरी तरह सुरक्षित तो हैं, लेकिन सच कहें तो हम जी नहीं रहे हैं, हम बस कैद हैं। क्या ये सुरक्षा तंत्र कभी-कभी हमारी खुद की ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बन जाता? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है कि दिमाग की ये ओवर थिंकिंग हमारे चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। दिमाग एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम करने लगता है जो हर संभावित खतरे की लिस्ट बना रहा है। वो हर चीज का सबसे बुरा अंजाम या कहें कि वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। हाँ, जैसे दिमाग कहता है अगर मैंने ये नया बिजनेस शुरू किया और मेरे सारे पैसे डूब गए तो? बिल्कुल। या अगर मैंने स्टेज पर बोलना शुरू किया और लोग हंसने लगे तो? या फिर अगर मैं उस इंटरव्यू में गया और मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो? सही कहा। दिमाग
इन ख्यालों को इतनी तेजी से और इतने वास्तविक रूप में पेश करता है कि लोग कोशिश करने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और वो खतरा जिसके बारे में दिमाग चेतावनी दे रहा है वो वास्तविक दुनिया में अभी हुआ ही नहीं है। राइट। वो सिर्फ ख्यालों में है, लेकिन शरीर उसे एकदम सच मान लेता है। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होने लगते हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है, और ये सब सिर्फ एक विचार के कारण हो रहा होता है। तो फिर इस ख्याली दीवार को तोड़ा कैसे जाए? मतलब जब शरीर ही साथ न दे रहा हो तो कोई उस दीवार को पांद कर दूसरी तरफ कैसे जाए? इसके लिए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मुझे लगता है उस बहुत ही प्रभावशाली कहानी का विश्लेषण करना जरूरी है जो हमारे रिसर्च नोट्स में उभर कर सामने आई। हाँ, विवान की कहानी। जी, ये विवान नाम के एक लड़के की कहानी है जो डर के इस पूरे मायाजाल को बहुत ही खूबसूरती से तोड़ती है। विवान की कहानी वाकई इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये कहानी हमें बताती है कि डर और कॉन्फिडेंस के बीच का जो असली रिश्ता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा समाज हमें बताता है। बिल्कुल। तो विवान का एक सपना था, वो स्टेज पर बोलना चाहता था, लोगों से जुड़ना चाहता था, उन्हें प्रेरित करना चाहता था। लेकिन जब भी वो इसके बारे में सोचता, उसका डर उस पर हावी हो जाता। उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते। फिर एक दिन उसके शिक्षक ने अचानक उसे अगले दिन की सभा में महज 2 मिनट बोलने का काम सौंप दिया, जो कि किसी भी डरे हुए इंसान के लिए एक डरावना सपना है। हाँ, विवान उस रात सो ही नहीं पाया। सुबह जब वो स्टेज के पीछे खड़ा था तो उसका शरीर पूरी तरह से पैनिक में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भयानक बीमारी हो गई हो, और सच कहे तो वो वहां से बस किसी भी तरह भाग जाना चाहता था। जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब दिमाग खतरे का सिग्नल देता है तो इंसान का फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। या तो लड़ो या भाग जाओ। एग्जैक्टली। क्योंकि विवान के सामने कोई असली शेर नहीं था जिससे वो लड़ सके, इसलिए उसका दिमाग उसे फ्लाइट मोड में डाल रहा था, मतलब भागने को कह रहा था। लेकिन तभी उसे अपने शिक्षक की कही हुई एक बात याद आई। ये एक ऐसा कोट है जो नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। बहुत ही गहरी बात है। और विवान ने वही किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए पैरों के साथ वो स्टेज पर चला गया। पहले 10 सेकंड उसकी आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था कि सभी लोग उसकी घबराहट देख रहे हैं। लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। वो धीरे धीरे सहज हो गया। उसने अपने 2 मिनट पूरे किए और जब वो रुका तो हॉल में लोगों ने उसके लिए तालियां बजाईं। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने भाषण दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग के अलार्म को इग्नोर करके एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये हमारे लिए एक आहा मोमेंट है। कैसे? क्योंकि हम सब जिंदगी भर एक बहुत बड़े झूठ का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सुबह उठेंगे, अंदर से आवाज आएगी कि मैं तैयार हूँ। हाँ। हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस महसूस होगा और तब हम अपना मनचाहा काम शुरू करेंगे। हम कॉन्फिडेंस के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल उल्टी है। एक्शन पहले आता है और कॉन्फिडेंस उसके बाद बनता है। कॉन्फिडेंस कोई जादुई गोली नहीं है जो एक्शन लेने से पहले मिल जाएगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो विवान का डर उस दिन स्टेज पर जाने से पहले कभी गाया ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो डरा हुआ था, लेकिन उसने बस अपने उस डर के साथ चलना सीख लिया। असली कॉन्फिडेंस डर की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं या रोज स्टेज पर जाते हैं उन्हें डर नहीं लगता। राइट। असली कॉन्फिडेंस डर के बावजूद लिए गए एक्शन का सीधा परिणाम है। कॉन्फिडेंस इस बात का एहसास है कि मैं डरा हुआ था, फिर भी मैंने कर दिखाया। ये तो समझ आ गया कि एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में होता है, जब उसका शरीर पसीने से तर होता है, दिल बाहर आने को हो रहा होता है और एक भयंकर पैनिक अटैक जैसी स्थिति होती है, तो वो पहला कदम उठाया कैसे जाए? ये मुश्किल होता है। सिर्फ ये कह देना कि एक्शन लो काफी नहीं है ना। अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करके स्रोतों में इसे कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक 5 कदमों में बांटा गया है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसके लिए बहुत ही स्पष्ट रणनीतियां हैं जो उस पैनिक के उस मायाजाल से बाहर निकलने में मदद करती हैं। और इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीज से होती है, डर को पहचानना और उसे एक नाम देना। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। भागने के बजाय रुककर खुद से ये पूछना कि मुझे असल में डर किस चीज से लग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है
जैसे एक अंधेरे कमरे में लाइट चालू कर देना। अच्छी एनालॉजी है। जब कमरा अंधेरा होता है तो कोने में पड़ा कोई भी साया भूत लग सकता है। हम डर के मारे कांपते रहते हैं कि वहां कोई खतरनाक चीज है। लेकिन जैसे ही लाइट चालू होती है या हम डर को एक सटीक नाम देते हैं तो पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि कुर्सी पर रखा कपड़ों का ढेर है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक वो धुंधला होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। चीजें तब तक डराती हैं जब तक वे अज्ञात होती हैं। जब हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम कहते हैं मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन में गलती की तो मेरे बॉस क्या सोचेंगे, तो हमने उस डर को एक सीमा में बांध दिया। राइट। और इसके बाद अगला जो दूसरा कदम है वो ये सोचना है कि चलिए मान लेते हैं कि सबसे बुरा हो गया तो क्या होगा। मतलब वर्स्ट केस को मान लेना। हाँ, अगर बॉस ने सच में बुरा मान लिया तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी। अक्सर जब हम तार्किक होकर सोचते हैं तो सबसे बुरा अंजाम उतना खतरनाक नहीं होता है जितना दिमाग ने उसे बना दिया था। लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या होगा अगर वर्स्ट केस सिनेरियो सच में बहुत बुरा हो? मतलब हर बार वो कपड़े का ढेरी तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी सच में कोई बड़ा रिस्क हो सकता है। मान लीजिए किसी को अपनी पूरी सेविंग्स एक नए बिजनेस में लगानी है या अपना जमा जमाया करियर छोड़कर कोई नया रास्ता चुनना है। ऐसे में जो वर्स्ट केस होगा वो सच में बहुत डरावना होगा। तब हम खुद को कैसे समझाएं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर हमें बायोलॉजी को समझना होगा। जब हम पैनिक में होते हैं तो हम तार्किक रूप से रिस्क का आकलन कर ही नहीं सकते। इसीलिए वर्स्ट केस के बारे में सोचने से भी पहले एक और बहुत जरूरी कदम आता है, जो है शरीर को शांत करना। अच्छा। जब डर लगता है तो हमारे दिमाग का अलार्म सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। वो सोचने समझने वाले हिस्से को, मतलब वो हमारे लॉजिकल हिस्से को बंद कर देता है। बिल्कुल। तो जब तक शरीर शांत नहीं होगा दिमाग लॉजिकल फैसले नहीं ले सकता। तो फिर शरीर को शांत कैसे करें? एमिगडाला को शांत करने के लिए ग्राउंडिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंडिंग? हाँ, ग्राउंडिंग का मतलब है दिमाग को ख्यालों की दुनिया से निकालकर वापस वर्तमान में लाना। जैसे लंबी और गहरी सांसें लेना या फिर आसपास की 5 चीजों को देखना, फर्श पर अपने पैरों के स्पर्श को महसूस करना। ओहो। जब हम अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हैं तो हम दिमाग की ऊर्जा को भविष्य के डर से खींचकर वर्तमान की सच्चाई में ले आते हैं। जब सांसों की गति सामान्य होती है तो दिल की धड़कन सामान्य होती है और तब दिमाग शांत होता है। बिल्कुल। शरीर शांत होगा तभी दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि सामने कोई असली शेर नहीं है। और जब दिमाग शांत होगा तभी कोई व्यक्ति तार्किक रूप से ये तय कर पाता है कि बिजनेस में पैसे लगाने का जो वर्स्ट केस है उसे सच में मैनेज किया जा सकता है या नहीं। आम की बात है, पैनिक में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर गलत ही होता है। तो अगर हमारा शरीर शांत हो गया है और हमने वर्स्ट केस का तार्किक आंकलन कर लिया है, तो क्या हमें सीधे जाकर सबसे बड़ा रिस्क ले लेना चाहिए, एकदम से पहाड़ चढ़ जाना चाहिए? नहीं, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। एकदम से कोई बड़ी छलांग लगाने के बजाय जो हमारा तीसरा कदम है, छोटे छोटे कदम उठाकर अपना कंफर्ट जोन बढ़ाना चाहिए। जैसे विवान की कहानी में उसके शिक्षक ने उसे सीधे 1 घंटे का भाषण देने नहीं कहा था, उन्होंने उसे सिर्फ 2 मिनट बोलने को कहा था। ये बात समझ में आती है। बड़े लक्ष्य हमेशा डराते हैं। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसे सीधे सीधे स्टेडियम में नहीं बोलना चाहिए। वो शायद अपने 4 दोस्तों के सामने बोलने से शुरुआत कर सकता है। सही कहा। इसे मनोविज्ञान में एक्सपोजर कहते हैं। जब हम डर पैदा करने वाली स्थिति का छोटे छोटे हिस्सों में सामना करते हैं तो दिमाग उस पर हावी नहीं हो पाता। और फिर आता है इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे अहम कदम, निरंतरता या कंसिस्टेंसी। मतलब उसे रिपीट करना। हाँ, इसे बार बार रिपीट करना। जितनी बार हम अपने डर का सामना करते हैं वो डर उतना ही कम होता जाता है। ये तो बिल्कुल मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। हाँ, एकदम वैसा ही। कोई भी पहले दिन जिम जाकर 100 किलो वजन नहीं उठा सकता, लेकिन रोज 10-10 किलो उठाने का अभ्यास करने से एक दिन वो भारी वजन भी हल्का लगने लगता है। बिल्कुल। बार बार उसी काम को करने से दिमाग को ये पक्का संदेश जाता है कि ये स्थिति सुरक्षित है, यहाँ कोई जान का खतरा नहीं है और अब अलार्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक्सपोजर और निरंतरता डर के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी इलाज हैं। डर कोई चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में मिटा दें। ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको रोज जीना पड़ता है। लेता है।
मतलब वो डर को पहचानना सीख जाता है, शरीर को शांत करके वर्स्ट केस को तार्किक रूप से देखता है, छोटे कदम उठाता है और इसे बार बार रिपीट करता है। तो अंत में उस व्यक्ति और उसके डर के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए कैसे बदल जाता है। ये इस चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। एक बहुत ही गहरा सत्य यहाँ उभर कर आता है। डर हमें रोकने नहीं आया है, बल्कि वो हमें ग्रो करने आया है। उसका असली काम हमारा विकास करना है। मतलब जहां डर है वहीं अगला लेवल है। एग्जैक्टली। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अपनी सीमाओं को लांघ रहा है, कुछ नया कर रहा है, वो अपनी पुरानी छोटी सी सुरक्षित खोल से बाहर आ रहा है। हाँ। अगर डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सही बात है। और एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, डर अस्थायी है, टेम्परेरी है। वो कुछ पलों का, कुछ मिनटों का होता है। जैसे विवान को स्टेज पर सिर्फ शुरुआती 10 सेकंड के लिए वो भयानक डर लगा था, लेकिन अगर उसने उस दिन मना कर दिया होता, अगर उसने कोशिश ही ना की होती, तो उस कोशिश ना करने का जो पछतावा होता वो स्थायी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। हाँ। वो जीवन भर साथ रह सकता है कि काश मैंने उस दिन वो कदम उठा लिया होता। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सारी बातों का सारांश निकालें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि अगर कोई अपने जीवन में लगातार अपने डर से बचकर निकल रहा है, वो हर नए मौके को ये सोचकर छोड़ देता है कि इसमें तो बहुत रिस्क है, और वो सोचता है कि उसने खुद को बहुत चालाकी से सुरक्षित कर लिया है। तो असल में वो अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही विकास से बचकर निकल रहा है। वो वहीं का वहीं रह जाएगा। उसने कोई खतरा तो नहीं उठाया, लेकिन सच कहें तो उसने जिंदगी भी नहीं जी। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। ये समझ एक इंसान को बचाव यानी अवॉइडेंस की मानसिकता से निकालकर सकारात्मक चुनौती या ग्रोथ माइंडसेट की मानसिकता में ले जाती है। बिल्कुल। फिर वो डर को देखकर रास्ता नहीं बदलता, बल्कि ये समझता है कि ये उसके विकास की सीढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत क्लोजिंग एक्सरसाइज या कहें विजुअलाइजेशन अभ्यास का जिक्र है, जो रोज किया जा सकता है। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल है। इसमें बस अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना करनी होती है कि जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई नया काम, हम उसका डटकर सामना कर रहे हैं। हमें पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं और धीरे धीरे हमें उस पर जीत मिल रही है। और इसके साथ ही खुद से एक वाक्य दोहराने की सलाह दी गई है जो एक मंत्र की तरह काम कर सकता है। वो क्या है? वो वाक्य है, मुझे डर लगता है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर दिन थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। क्या बात है! ये वाकई अंदर से एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। ये स्वीकार करना कि मुझे डर लगता है कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल सही। खैर, अगली बार हम जिस विषय पर गहराई से गोता लगाने वाले हैं वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, अगला टॉपिक भी बहुत जरूरी है। अगली चर्चा इस बात पर होगी कि अनुशासन या डिसिप्लिन कैसे बनाएं और अपने जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल में कैसे लाएं, क्योंकि बिना अनुशासन के डर से लड़ना और एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए वो विषय आज की चर्चा को एक बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक दिशा में आगे ले जाएगा। वो भी यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन और आंखें खोलने वाली चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे डर को हम एक फायर अलार्म समझकर उससे दूर भागते हैं, जबकि वो सिर्फ एक सिग्नल है। उस अलार्म को ही आग मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज की चर्चा से जो डर बनाम पछतावा की बात सामने आई है, उस पर एक विचार करने वाली बात छोड़कर जा रही हूँ जी। अगर हम इंसान के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कितने ही सुनहरे मौके होंगे जो कभी लिए ही नहीं गए। अगर उन सभी छूटे हुए मौकों का, उन सभी अधूरी कहानियों का हिसाब लगाया जाए तो उनमें से कितने मौके सच में क्षमता, टैलेंट या पैसों की कमी के कारण छूटे होंगे? बहुत कम। हाँ, और कितने मौके महज दिमाग द्वारा बनाए गए उस ख्याली वर्स्ट केस सिनेरियो के कारण छूट गए होंगे। क्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना, हमारी सबसे बड़ी चाहत आज भी किसी ऐसी डर की बंधक तो नहीं है जिसे हमने अब तक कोई नाम ही नहीं दिया है? सोचने वाली बात है। वो महज कुर्सी पर रखा एक कपड़ों का ढेर है
जिसे भूत मानकर हम कोने में सिकुड़े बैठे हैं। इस विचार के साथ उम्मीद है कि हम सब अपने अपने अलार्म को आग समझना बंद करेंगे, उस डर को नाम देंगे और अपने हिस्से का वो पहला छोटा कदम जरूर उठाएंगे।